सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। जिस तरह मैं इब्तदाई में बात कर रहा था, मुझे आपका वो जुमला बार बार याद आ रहा था और मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि इब्तदाई भी मुकम्मल करूँ। आपने इस तरह कहा था ये भुगतेंगे, या ये जो 90 दिन से आगे जवाब जब पेश किए जाते थे, हमने उस पर कई प्रोग्राम्स किए थे, तो हर दफ़ा आप कहते थे कि ये आगे भी इनके साथ हो सकता है। आज देखें चीखें निकल रही हैं। फिर मुझे याद आ रहा है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, अब वो पूरी तोपों का रुख उनको जनरल फैज़ साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा फिर याद आ गए, लेकिन इस पर हम आगे बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको अप्रिशिएट करना चाहता था कि आप उस वक्त जो बातें कर रहे थे आज वो पीडीएम करने लग गई है। लेकिन पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, इस पर मैं कोट कर देता हूँ। साकिब बशीर साहब सीनियर साफ़ी भी हैं और वो तनकीद भी करते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के केसेस पर। उन्होंने शुरू में कह दिया था कि इसमें इतने ब्लंडर्स हैं, जज हुमायूं दिलावर का जो केस है ये ठहर ही नहीं सकता। तो ये भी कहा जाता है कि जब केस ही इतना कमज़ोर बना के आप फैसले आप इस तरह उजलत में करेंगे तो फिर ये क्या दुरुस्त है कहना कि जी सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है इस तरह की बात। तो फिर सुप्रीम कोर्ट और क्या करे जब सबको नजर आ रहा है कि उसमें फ्लॉज थे, हक़ दिफा भी नहीं मिल रहा, उनके गवाहों को भी नहीं सुना गया। जिस तरह से उसी दिन केस का फैसला कर रहे हैं कि जी 2 दफ़ा पहले मैं कह चुका हूं कि जी ये काबिल समात है, तो उसी बुनियाद पर मैं तीसरी दफ़ा भी कह के आज ही फैसला सुना रहा हूं। देखिए, ये जो दरख्वास्तें हैं जिन पे आज सुप्रीम कोर्ट में समात हुई है, अब बड़ी चीज़ ये है कि ये जो सज़ा सुनाई गई चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, उससे पहले की दरख्वास्तें हैं और मोस्टली ये डील इस इशू से नहीं करती कि ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला क्या है। ये इस इशू से करती हैं कि हाई कोर्ट के फ़ैसले ट्रायल कोर्ट में क्यों गए और केसेस क्यों गए। तो उसको लेकर बेसिकली ये जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जिस तरह से शुरू हुई, टॉकिंग पॉइंट ये था इस केस के अंदर, और ये अचानक से जिस तरह से केस का जो फैसला है वो अंडर डिस्कशन आया, उस पर बहुत से लोग हैरान भी हुए क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अचानक से मामला इतनी डिफरेंट समत इख्तियार कर लेगा जिस तरह से आज हुई। और चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि अगर कल 1 बजे वहाँ से कोई प्रोसीडिंग होती है तो मैं 2 बजे तक यहाँ पर बैठूँगा। ये भी कहा कि इनफैक्ट मैं 9 बजे तक बैठता हूँ, लेकिन मेरे जो फेलो जजेस हैं वो चले जाते हैं, इसलिए वो और चीज़ है, अदरवाइज़ मैं तो रात 9 बजे तक यहीं होता हूँ। तो इसके साथ साथ हमने जो एक चीज़ आज की समात में देखी है, उसमें थोड़ा सा कहना चाहिए लतीफ़ खोसा साहब की जो तैयारी थी उसके ऊपर भी बात की जा रही है, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने बड़ा लाउडली ये बात कही कि रीड योर फाइल, अपनी फ़ाइल पढ़ें आप, क्योंकि बहुत से सवालों पे वो इतने अपडेटेड नहीं थे जो कि प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी इस केस के अंदर। लेकिन जिस नौयत की तनकीद हुमायूं दिलावर साहब पर की जा रही थी कि ये एक लिहाज से उजलत में प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं या जल्दी फ़ैसला सुनाना चाह रहे हैं, कुछ उसी नौयत के मेरी ओपिनियन के मुताबिक आप डिफ़र कर सकते हैं, किसी और की डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, उसी नौयत की समात यहाँ पर हो रही है कि पहली ये चीज़ के फ़ैसला ट्रायल कोर्ट ने क्या दिया, ये अंडर डिस्कशन आना वाज टोटली इर्रेलेवेंट टू द केस। दूसरी चीज़ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केस लगा हुआ है उस पर एक हायर कोर्ट की तरफ से इंडल्जेंस कर देना पहले ही, ये भी ट्रेस पास कहा जा रहा है एक लिहाज से, क्योंकि देखें कोर्ट जो है वो चाहे सेशन कोर्ट है, सिविल कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, तमाम कोर्ट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ही हैं। अगर हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी कंक्लूजन से पहले ही उससे हायर कोर्ट में जाके उसकी प्रोसीडिंग को ओवरटेक कर लिया जाए। तो अब तमाम नज़रें जो हैं वो कल की हाई कोर्ट की समात पर हैं कि वो कैसे परसीव करते हैं आज चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे उनको, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया है कि अगर आप 1 बजे कोई फ़ैसला करते हैं, हम 2 बजे तक यहाँ पर मौजूद हैं, तो लग यही रहा है कि बहुत जल्दी में वो निपटाना चाहते हैं बहुत से मामलात को, उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है और इसीलिए ये स्पीड हमें देखने को मिल रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे 10-10 साल साइल जो हैं वो वेट करते हैं कि कोई फ़ैसला उनके केस का हो जाए, नहीं होता। तो यहाँ पर पॉलिटिकली ड्रिवन इशूज़ हैं और जिस तरह से इस केस को चलाया जा रहा है बहुत कंट्रोवर्शियल है। आई थिंक अब बात यह है कि जिस तरह मुजम्मिल आपने बात की, लेकिन ये भी नहीं होता कि एक शख्स के खिलाफ 200 केसेस हों। बात ये भी है कि जिस तरह नीचे जो हुआ कि 2 दफ़ा खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह चुकी कि जी आप ये जो काबिल समात होने का मामला है इसको देखें। पहली दफ़ा फैसला कलअदम करार दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, दूसरी दफ़ा कलअदम करार दिया गया, लेकिन तीसरी दफ़ा फिर उसी जज के पास भेजा जाता है और उसमें भी कहा जाता है कि आप उसको फाइनल आर्गूमेंट्स के साथ सुन लें। और जज साहब फैसले में पहले ही सिर्फ 2-3 लाइन लिखते हैं कि 2 दफ़ा मैंने जो फैसला दिया काबिल समात होने का उसी की बुनियाद पर मैं लिख रहा हूँ। तो 2 दफ़ा तो आपका फैसला गलत हुआ, तीसरी दफ़ा भी आप उसी बुनियाद पर कर रहे हैं। फिर हक़ दिफा की बात जो आपने बात की दुरुस्त है, लेकिन उसी की यहाँ पर अपील आई थी कि ये दोबारा उन्हीं को क्यों भेजा गया है और हक़ दिफा वाला मामला वो आगे चला दिया गया, उसकी बात तो केस की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी, बिल्कुल यही दरखास्त को रखने का फायदा कोई नहीं था। आपने जो बात की ठीक की कि यहाँ पर दरखास्तें दोबारा क्यों भेजी जा रही हैं, वही इशू था कि जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया
वो तो अंडर डिस्कशन नहीं था ना। वो उसके अंडर डिस्कशन आ जाना और ये कहना कि ये जो इसके विक्टिम है वो जेल में हैं, वो यहाँ पे पेश भी नहीं हो सकते। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का भी वकील कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि डिफेंस जो है वो जो जिस तरह से किया जा रहा है इस केस का, उस पर भी एतराज़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो विक्टिम है वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। हालांकि डिफेंस वहाँ पर नहीं था, टेक्निकली देखा जाए तो वकील इलेक्शन कमीशन के उधर मौजूद भी नहीं थे। अमजद परवेज़ साहब थे वहाँ? नहीं, अमजद परवेज़ साहब ने ये कहा कि मुझे फ़िलहाल जो है वकालतनामा नहीं मिला। अच्छा। और मैं अभी ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन उन्होंने असिस्टेंस कोर्ट की ज़रूर की है इस मामले में। जो टॉकिंग पॉइंट्स थे, जो आर्ग्यूमेंट्स थे, वो दिए उन्होंने। और एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि जी क्या इस तरह से होता है आमतौर पर केसेस, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के केसेस में जिस तरह ये केस चलाया गया ऐसे नहीं चलता। बिल्कुल। तो देखिए ना, अगर तो वो फैसला जिस तरह से आपने कहा कि जो उजलत में चलाया गया, रिपीटेडली वहीं पर दरखास्तें भेजी गई, बेंच पे एतराज़ उठा, फिर भी फैसला आ गया, तो अगर तो उसको डिस्प्यूट करना है तो वो प्रिंसिपली वही केस अगर इस केस के ऊपर लागू कर दें, तो यहाँ पर भी उसी स्पीड से बात हो रही है। यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि वक्त कम है, जल्दी फैसला करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपल जो है वो तमाम केसेस में सेम रहना चाहिए। और इस केस के अंदर भी अगर कुछ लोग सोचते हैं कि रिलीफ मिल जाएगा, सुन रहा हूँ अभी कंफर्म नहीं है खबर के पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक और गिरफ्तारी की, दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस को इजाजत दे दिया है गिरफ्तारी आप कर सकते हैं, मतलब ये कंफर्म्ड हो गया ना। तो आप देखिए ना कि उसमें अगर इस केस में रिलीफ आ भी जाता है तो मल्टीपल केसेस हैं, तो जो रिलीफ अल्टीमेट है वो नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।